नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। रुपेश सिंह हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रुपेश को सौरभ ने भी गोली मारी थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे। रुपेश सिंह हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा, एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है। सौरभ ने भी रुपेश को गोली मारी थी। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी ऋतुराज ने भी गोली मारी थी। आपको बता दें कि 12 जनवरी 2021 को रुपेश की हत्या की गई थी। 24 मार्च को सौरभ के पास से एक पिस्टल मिला था। हत्याकांड के चारों आरोपी जेल में बंद हैं। फिलहाल ऋतुराज, सौरभ, पुष्कर और आर्यन आरोपी हैं और ये चारों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। तो देखिए, रुपेश हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा। एफएसएल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि एक आरोपी जो कि सौरभ है, उसके पिस्टल से भी गोली चली थी और उसके पिस्टल से भी गोली चलने के बाद रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 4 आरोपी हैं जो कि जेल में बंद हैं और ये पूरा मामला जनवरी का बताया जा रहा है। 12 जनवरी को रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, पुलिस को कैसे 5 महीने का वक्त लगा सिर्फ ये पता करने में कि रुपेश सिंह को एक पिस्टल से नहीं बल्कि 2 पिस्टल से गोली मारी गई थी? पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है। देखिए, दरअसल 12 जनवरी को यह हत्याकांड हुई थी। बिहार के सर्वाधिक जो चर्चित हत्याकांड रहे हैं उसमें से एक सौरभ हत्याकांड रहा है। बिहार में इंडिगो के ये स्टेशन हेड थे और जब इस मामले में जो मेन एक्यूज है ऋतुराज, उसकी जब अरेस्टिंग हुई थी तो उसके बाद जब पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें खुद एसएसपी ने इस बात को कहा था कि जो ऋतुराज है उसने ये कन्फेस किया है कि उसने ही गोली मारी है और उसके ही पिस्टल से गोली चली थी। और इसी के बयान के आधार पर उस समय एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया था कि ऋतुराज के बयान के आधार पर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसने ही गोली चलाई थी, वही मेन एक्यूज और एकमात्र एक्यूज है जिसने गोली मारी थी, जो इस मामले के जो विक्टिम है उनको। लेकिन रुपेश मर्डर केस में जब अनुसंधान आगे बढ़ा और जब सौरभ की पिछले 24 मार्च को गिरफ्तारी हुई तब उसके पास से भी एक पिस्टल रिकवर किया गया और पुलिस ने यह पता करने के लिए कि क्या वाकई में सौरभ ने भी गोली मारी थी या सौरभ ने जो पिस्टल रखी है उसका क्या यूज होता था, उसको एफएसएल में भेजा गया। तो जो सोर्सेज है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो पटना पुलिस की तरफ से पिस्टल आया था उसकी जो जांच की गई है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि पिस्टल इस गोली से भी चली है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि सौरभ ने भी जो रुपेश है उसको गोली मारी थी। यानी दो एक्यूज हैं इस मामले में जिन्होंने अपने पिस्टल को यूज किया था रुपेश मर्डर केस में, यानी रुपेश की हत्या करने में ऋतुराज के साथ साथ। संजय, इस खुलासे के बाद केस में कितना बदलाव आएगा? और संजय से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें रुपेश हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा। एफएसएल की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि जो आरोपी था, जो मुख्य आरोपी थे, उसके अलावा एक सौरभ नाम का भी आरोपी था जिसके पिस्टल से भी गोली चली थी और पुलिस को करीब 7 महीने लग गए ये पता लगाने में कि रुपेश सिंह पर 2 पिस्टल से गोलियां चलाई गई थी। 12 जनवरी 2021 की ये पूरी घटना बताई जा रही है और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। और देखिए, रुपेश हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा। एफएसएल की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है रुपेश सिंह को कई गोलियां मारी गई थी और अभी यह खुलासा हुआ है कि 2 गोलियों से रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। हत्याकांड में चारों आरोपी जेल में बंद हैं। फिलहाल 12 जनवरी 2021 की शाम को रुपेश सिंह की हत्या की गई थी और शाम 7:15 पर उन्हें गोली मारी गई थी। और एफएसएल की रिपोर्ट में अब ये बात सामने आई है कि 2 पिस्टल से गोलियां चली थी और जिसके बाद रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 4 आरोपी हैं जो कि अभी फिलहाल जेल में बंद हैं और हत्याकांड में चारों आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। 12 जनवरी 2021 की ये पूरी घटना बताई जा रही है और देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है कि जनवरी की घटना है और आज सितंबर का महीना चल रहा है और इतने दिन में बस ये पता लगा पाए कि
2 पिस्टल से गोलियां चली थी। फिलहाल राहत की बात यह है कि चारों आरोपी जेल में बंद हैं। और बड़ी खबर वैशाली के महुआ से है, जहां मिल्की गांव में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने लाठी, डंडे और तलवार से हमला कर दिया। हमले में महुआ थानाध्यक्ष कृष्णानंद झा समेत आधा दर्जन पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए महुआ डीएसपी पूनम केसरी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि बीती देर रात महुआ थाना अध्यक्ष कृष्णानंद झा के नेतृत्व में पुलिस की टीम मारपीट मामले के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मिल्की गांव गई थी। तभी उपद्रवी तत्वों ने लाठी, डंडे और तलवार से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घर में हम लोग घुसे, उसी तलवार से वार कर दिया और लाठी फरसा चलाने लगे। फायरिंग नहीं किया है? आए? और कोई है बात वहाँ फायरिंग का ऐसा कुछ नहीं? तब तक हम घायल होकर यहाँ चले आए थे। अच्छा, कितने की संख्या में था वो लोग? वो लोग ये गिनती हम नहीं करते। अच्छा, अरे हम लोग छापामारी में ले गए थे बराबर। कहाँ? मिल्की बदनपुर। कौन थाना पड़ता है? महुआ थाना। कोटी की छापामारी था? कांड में। अच्छा, धीरे धीरे चलती उसके बाद वह में अभियुक्त तो चलाने लगा फरसा, लाठी, भाला। और देखिए, पुलिस टीम पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी खाकी पर हमला होता रहा है। इससे पहले 24 फरवरी 2021 को सीतामढ़ी में शराब तस्करों का पुलिस टीम पर हमला किया गया था। शराब तस्करों के द्वारा पुलिस टीम को 3 घंटे तक इस दौरान बंधक भी बनाया गया था। शराब तस्करों ने एसआई के पैर में गोली मारी थी। मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम इसमें शहीद हो गए थे। किशनगंज में 10 अप्रैल किशनगंज के थानेदार को अश्विनी कुमार की पश्चिम बंगाल में पीट कर हत्या कर दी गई थी। वाहन चोरी के मामले में पश्चिम बंगाल वो रेड मारने गए थे और इसी दौरान अश्विनी कुमार की हत्या कर दी गई थी। वहीं मोतिहारी में 22 अप्रैल 2021 यानी कि कोटवा में शराब तस्करों का पुलिस टीम पर हमला किया गया था। हमले में थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए थे। वहीं 3 मार्च 2021 रोहतास में छापेमारी के दौरान शराब माफिया पर पुलिस टीम पर हमला किया गया था। और इस हमले में देखिए 5 सितंबर 2020 पटना में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया था। शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया गया था और इस हमले में एसआई को खंभे से बांधकर लाठी, डंडे से पीटा गया था। और 13 अगस्त 2019 पटना में ही खिड़ीमोड़ थाना पुलिस पर भी हमला किया गया था। मुसहरी में हुए हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं 20 अगस्त 2019 सारण में मढ़ौरा बाजार में विशेष जांच टीम पर हमला किया गया था और फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वहीं 1 जवान घायल हुआ था। 29 मार्च 2019 को ही बाढ़ में शराब माफिया का पुलिस टीम पर फायरिंग किया गया था। लाल किला एक्सप्रेस से शराब उतारने के दौरान यह हमला किया गया था। भागलपुर में बीसीए छात्र सैफ हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई है, लेकिन उस घटना के 24 घंटे के भीतर ही बदमाशों ने सैफ के दोस्त औरंगजेब की भी गोली मारकर हत्या कर दी। औरंगजेब को घर से बाहर बुलाकर गोली मारी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली कटने के बाद अचानक मोहल्ला गोलीबारी की आवाज से गूंज उठा। 7:30 बजे ठीक है, उस टाइम आवाज़ दिया, कोई आया, ठीक है, उतने में आवाज़ दे के जैसे बाहर आया, बस गोली का आवाज़ सुना, घर वाला डायरेक्ट बाहर आ गया। बाहर आया तो देखा गिरा हुआ, हम थे रोड पर से आए घर, जैसे आए तो देखा गिरा हुआ, उतने में उठा के लेके गए हॉस्पिटल। तो फिर गए थाने, ततारपुर थाने की गाड़ी से, फिर हम गए वहाँ मायागंज। अब सर भागते हुए तो देखे 2 आदमी को। किधर से पहचाने थे? कौन था? मैं अभी तक तो नहीं पहचाने। और देखिए, मुंगेर में एक मरीज के परिजन की शिकायत पर बीती देर रात जिला अधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया। जिला अधिकारी ने वहां ड्यूटी रूम में आराम कर रहे डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि आप आखिर डॉक्टर बने ही क्यों।
दरअसल एक नवजात का पिता सदर अस्पताल में डॉक्टरों के व्यवहार से दुखी था। डॉक्टर ने एक नवजात के इलाज में लापरवाही बरती थी, जिसके बाद उसने जिलाधिकारी नवीन कुमार से इसकी शिकायत की। उसने जिलाधिकारी को लापरवाह डॉक्टर की तस्वीर भी भेजी, जिसके बाद जिलाधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां ऑन ड्यूटी रूम में आराम कर रहे डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने अस्पताल में मौजूद खामियों का सिविल सर्जन से जवाब भी मांगा है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। लापरवाही पर डॉक्टर को फटकार लगाया जिलाधिकारी ने। शिकायत पर सिविल सर्जन से भी जवाब मांगा गया। यहीं पर बैठ के कर रहे थे, यहीं बैठ के क्या समझ गया हॉस्पिटल क्या समझ गया? क्यों डॉक्टर बने आप? डॉक्टर क्यों बने? यहीं सब कर रहे थे, आप डॉक्टर क्यों बने? वो डॉक्टर साहब बेड पे सोए हुए थे, जिसमें कि हम फोटो भी भेजे और बोले आगे बाद में देखेंगे, जाइए आज आप सुई दे दीजिए, जाइए बाद में कल ही देखेंगे। उसके बाद आप सर को फ़ोन किए, डीएम साहब के मेरे पास नंबर था, सर को फ़ोन किए, सर बोले हम तुरंत आ रहे हैं, देखते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर का बहुत शुक्रगुजार करते हैं और तुरंत हम सर को फ़ोटो भी भेज दिए सर खींच के कि बेड पे डॉक्टर लेटे हुए हैं। एक परिजन ने हमें फ़ोन किया था कि मैं इमरजेंसी में आया हुआ हूँ और डॉक्टर हमारे पेशेंट को नहीं देख रहे हैं और उनका बिहेव नहीं अच्छा है, वो लेटे हुए हैं। तो मैं ऑफिस से सीधे यहाँ आया, मीटिंग में कर रहा था, मैं सीधे आया और ऑफिस का यहाँ का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और डॉक्टर को हमने चेतावनी दी है। सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसी दरमियान हम लोगों ने महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे एक पेशेंट थी जो काफ़ी व्याकुल थी, उनका भी प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने निर्देश दिया साहब उसका प्रॉपर इलाज करें। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार में जन्मे और उड़ीसा में पले बढ़े प्रमोद भगत ने कमाल कर दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले शटलर प्रमोद भगत के वैशाली स्थित गांव सुभई में खुशी का माहौल है। प्रमोद भगत के ऐतिहासिक जीत से परिवार वाले के साथ साथ गांव वालों में काफी खुशी है। उनके परिवार वाले और ग्रामीणों से बातचीत की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। जापान के टोक्यो में भारत का झंडा बुलंद करने वाले प्रमोद भगत, जी हां, प्रमोद भगत जिन्होंने पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में बैडमिंटन में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं प्रमोद भगत के उसी छोटे से गांव में हूं जो वैशाली का ये सुभई गांव है और ये कितनी गर्व की बात है इस इलाके के लिए और ये पूरे देश और दुनिया के लिए, भारत के लिए और बिहार के लिए। आइए हम यहाँ के लोग, उनके माता पिता यहाँ हैं, ग्रामीण हैं, काफ़ी खुशी का माहौल है लोगों में। हम सीधे उनसे बात करेंगे। देखिए ये प्रमोद भगत जी के पिता हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। बताइए क्या नाम हुआ आपका? तो ये बताइए कि आपको कितनी खुशी है अपने पुत्र पे? खुशी तो इतना है जिसका वर्णन नहीं है। तो उनके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे कब यहाँ से चले गए और क्या हुआ था, कुछ घटना आप बता रहे थे। घटना नहीं, तो 5 साल का था यहाँ। जब इसका 5 साल जन्म हुआ तो उसके बाद पोलियो मार दिया। पोलियो मारने के बाद यहाँ इलाज करवाए तो डॉक्टर बोला कि नहीं, यहाँ पैर ठीक नहीं है। तो वहाँ उड़ीसा में दीदी और मेहमान रह रहे थे, वहाँ बुलवाए उनको, ले गए वहाँ से इलाज चला। वहीं से सारा पढ़ाई लिखाई बैडमिंटन। आज आप कितना खुश हैं अपने बेटे की सफलता? बहुत खुश हैं। तो ये देखिए, इनका कहना है कि 5 साल की उम्र में ही प्रमोद भगत को पोलियो हो गया था, यानी पोलियो के शिकार हुए थे। उनकी माता जी हैं। आप बताइए आपको कितना गर्व हो रहा है? बहुत सारा गर्व हो रहा है, बहुत सारा खुश हो रहा है। अच्छा, अपने बेटे से आपकी बात हुई है? अभी नहीं हुआ है, जाने के समय हुआ है। अच्छा, टोकिया गया है तो एयरपोर्ट में बात हुआ है। आपको पहले से अंदाजा था कि उनको इसी सफलता मिलेगी? हाँ। तो आप वो अपने कहाँ बुआ के यहाँ चले गए थे? हाँ, गोद ले ले थे बुआ उनका। अच्छा। हम पोते पाले,
और देवेंद्र सिखाया हुआ खेला। अच्छा। प्रमोद भगत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। वह एक चैंपियन है जिनकी सफलता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्हें बैडमिंटन में गोल्ड जीतने के लिए बधाई। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं। बांका जिले में सुजापुर के पास सुखानिया नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। 3 नंबर पिलर 4 साल पहले से ध्वस्त है। बावजूद इसके पुल से होकर हजारों मालवाहक गाड़ियां रोज ही गुजरती हैं। यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि विधायक जल्द ही इसे दुरुस्त कराने का भरोसा दे रहे हैं। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। सुजापुर के पास हैं और ये सड़क हमारे सामने और पुल जो देख रहे हैं SH18 है और ये सुखनिया नदी का सुखनिया पुल है। ये ज़िले का सबसे व्यस्ततम मार्ग है जहां रोज़ाना 20,000 से 25,000 गाड़ियां इससे गुजरती हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल पहले इस पुल के 3 नंबर पाया पे बहुत बड़ा होल हो गया था, जिसको कि तत्काल पथ निर्माण विभाग के द्वारा उस समय छड़ काटकर नीचे सीमेंट की बोरी और बोल्डर देकर जाम किया गया है, जो कि आज तक जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ज़िले का सबसे बड़ा व्यस्ततम मार्ग पे पुल ये संचालित है। ये तो 16-17 में ही ये पत्थर और सीमेंट का बोरी सब भर करके और इसको चालू किया गया था। जो टूट गया था ये बीच से ही धंसा था, बीच में ही धंस गया था। अच्छा। उसको जो है ये पत्थर सीमेंट का बोरी ये सब लगा करके और उसको भर करके फिर से चालू किया गया है। ओ मैंने उस समय धंस गया था। हाँ, बिल्कुल बीच में इतना सा खोल था, गड्ढा हो गया। हाँ। तो उसको सीमेंट की बोरी और बोल्डर से नीचे से दे करके और ऊपर से फिर पिच कर दिया गया है। सभी लोग चिंतित हैं। ये सिर्फ SH रोड नहीं है, ये हमारे यहाँ का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्ग भी कहेंगे तो चलेगा, चूँकि इसका इस NH का कनेक्शन नेपाल से है और यहाँ भारत से नेपाल भी गाड़ियाँ जाती हैं, मालवाहक वाहन वहाँ से भी गाड़ियाँ आती है। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखते हैं। अधिग्रहण के बाद ये निविदा निकाला जाएगा और सड़कों का निर्माण का काम प्रारंभ किया जाएगा। जहाँ तक आपने सुखनिया नदी में पुल के बारे में नीचे के बाद आपने उठाया है, मैं स्वयं देखा नहीं हूँ, लेकिन आप देख कर आए हैं, तो मैं इस संबंध में या स्थानीय जिलाधिकारी या और फिर विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या अधीक्षण अभियंता को से बातचीत करेंगे। बात करके उसको ठीक कराने की दिशा में कार्रवाई करने का भी बात करेंगे। ज़रूरत है कि पथ निर्माण विभाग जल्द से जल्द ध्वस्त पुल के 3 पाया के पास जो बोल्डर और बोड़े के सहारे टिकाया गया है उसको दुरुस्त करे। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। कटिहार में बाढ़ के बीच गंगा की धार पर हर दिन पाठशाला लग रही है। मनिहारी के कई इलाके पूरी तरह गंगा नदी की बाढ़ की जद में हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। लिहाजा पहले कोरोना और अब बाढ़ की वजह से बच्चों की पढ़ाई ठप है। ऐसे में कुछ स्थानीय युवाओं ने पहल करते हुए नाव पर ही पाठशाला शुरू कर दी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत ने। आपदा को आफत बताकर परिस्थितियों से मुंह मोड़ने वाली कई तस्वीरें अब तक आपने देखी होगी, लेकिन एक तस्वीर ऐसा दिखा रहा है जिस तस्वीर से देखकर आप समझ जाएंगे अब सुदूर इलाके में भी शिक्षा का क्या महत्व है। दरअसल खुले आसमान के नीचे ये शिक्षा व्यवस्था एक नाव में चल रहा है और यानी नाव में पाठशाला। वजह क्या है जरा समझ लीजिए। ये जो मनिहारी का इलाका है, यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगा पानी ही पानी है और इस इलाके में कभी जो ट्यूशन क्लास चलता था और लेकिन अब उस इलाके में पूरा पानी पानी है, इसीलिए जगह कोई बचा नहीं। तो गांव के ही जो शिक्षित युवक है वो नाव में इस तरह का पाठशाला चला रहे हैं। तो फिर हमने जो है इसको अपना संसाधन बनाया और ये जुगाड़ ढूंढा और फिर हम लोगों को जो है बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम लोग खुद इसी बीच से निकले हैं और हमने जो है अपना मतलब कि जो है
कमियां को देखा है और संसाधन को देखा है और फिर बिछड़ गया है अपने लक्ष्य को लेकर के, तो ऐसे में हमने फैसला किया कि किसी दूसरे के लक्ष्य को बिछड़ने नहीं देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।